हाय दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक बिटकॉइन की कीमत 2010 में थी केवल 14 रुपीज। वही बिटकॉइन की कीमत 2021 में हो गई है 35 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये बिटकॉइन कहां से आया और इसकी जरूरत क्या पड़ी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बिटकॉइन जो है वो एक कोई फिजिकल कॉइन नहीं है जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप फील कर सकें या फिर आप क्रिकेट के मैच में आप टॉस कर सकें। तो बिटकॉइन जो है वो है क्या, एक सीरीज ऑफ रैंडम नंबर्स है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जो कि एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर हैं। हम इनके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस में। अभी के लिए केवल आप इतना समझें कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं एक रैंडम नंबर होता है बिटकॉइन, और ये फिजिकल कॉइन नहीं है। आप इसको थ्रो नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। लेकिन सबसे मेन जो क्वेश्चन बड़ा आता है वो ये आता है कि बिटकॉइन की जरूरत क्या पड़ी, क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसीज को जानने से पहले करेंसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में ही छिपा है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की नींव या उसकी फाउंडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करेंसी की। तो करेंसी कहते किसको हैं? करेंसी कहते हैं जब भी हम वैल्यू एक्सचेंज करते हैं तो हम केवल वो करेंसी के जरिए ही करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यदि मैं अनाज उगाता हूं और यदि मैं वो अनाज आपको सेल करता हूं, आप उसके बदले में मुझे करेंसी देते हैं, तो एक तरह से हमने वैल्यू का एक्सचेंज किया। ये हो गई करेंसी की एक बेसिक डेफिनेशन। नाउ अगर मैं बात करूं बहुत पुराने समय पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के जरिए क्या होता था, यदि मान लीजिए मैंने अनाज पैदा किया और आपने अगर रुई पैदा करी, हम दोनों ये बोलेंगे कि मुझे रुई की जरूरत है, आप कहेंगे कि आपको अनाज की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। ये सिस्टम बहुत समय तक चला, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती थी कि यदि मुझे रुई की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अनाज की जरूरत है, तब हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कॉमन करेंसीज जो हैं वो प्रचलन में आई। जैसे सबसे बड़ी करेंसी जो बहुत फेमस भी थी उस वक्त, उसको बोलते हैं सॉल्ट, या जिसको कहते हैं नमक। इसी से ही जो वर्ड सैलरी है वो डिराइव हुआ था। तो इस तरह की नॉर्मल करेंसीज भी प्रचलन में आई। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होते गए, उसके बाद जो है मेटल और जो गोल्ड है वो मेन करेंसी की तरह यूज होने लगी। 1000 BC की बात है, गोल्ड बार्स बनने लगे, गोल्ड कॉइन्स बनने लगे, मेटल कॉइन्स बनने लगे। इनमें सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि यदि इनको कैरी करना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए मर्चेंट्स को अगर ये सब कैरी करना पड़े तो एक बहुत बड़ा हैसल होता था। जिसके तहत क्या हुआ कि करेंसी वापस से इवॉल्व हुई और पहली जो नोट करेंसी थी वो चाइना में पब्लिश हुई 7th सेंचुरी के अंदर। बहुत कन्वीनियंट था उस नोट्स को अपने पॉकेट में या बैग्स में कैरी करना, तो काफी ज्यादा इसका यूज उस वक्त होने लगा। लेकिन इस पेपर करेंसी के जरिए भी बहुत सारे ट्रेड होते थे उस वक्त। फाइनली लेकिन जो सबसे बड़ा मेन काम हुआ वो हुआ सन 1407 में, जहां पर इटली के अंदर पहला बैंक एस्टैब्लिश हुआ। इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज। और ये बैंक बना उस वक्त क्योंकि उस वक्त लोग जब ट्रेड करते थे तो बेंच पर बैठकर ट्रेड करते थे, और जो बेंच है उसको हम लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं बैंको। तो ये वहां से ही बैंक वर्ड आया। और ये जो बैंक है अभी तक प्रचलित है, हम लोग यूज करते हैं, सभी लोग अपने ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं। तो जो बैंक है ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम बन गया था 1400 सेंचुरी से अब तक। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान ड्रॉ करूं दो चीजों पर, पहली चीज तो ये कि जो बैंक्स हैं वो क्या वैल्यू ऐड करती हैं, और दूसरी चीज वो क्या वैल्यू ऐड नहीं करती हैं इस पूरे सिस्टम में। तो आइए समझते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बैंक्स जो है वैल्यू कैसे ऐड करती हैं। पहली चीज जो बैंक करती है वो क्या करती है, सभी के अकाउंट का बैलेंस जो है अप टू डेट रखती है, जिसको हम लेजर्स भी कहते हैं। तो अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं तो बैंक के रिकॉर्ड्स में वो ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाता है और मेरी जो अकाउंट की वैल्यू है वो हमेशा अप टू डेट रहती है। तो दूसरी चीज क्या करती है बैंक, हमारे जितने भी बैलेंस है उस सबको कॉन्फिडेंशियल भी रखती है। वो अगर मैं चाहूं कि मेरी वाइफ को मेरे अकाउंट्स के बारे में पता रहे तो मुझे लीगली ऑथराइज करना पड़ेगा, वरना बैंक इवन मेरे वाइफ को भी मेरे बैलेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो एक तरह से वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रखती है। तीसरी चीज जो है, काफी हद तक हमारे अकाउंट को या बैलेंसेस को बैंक सेफ रखते हैं। मैं उन बैंक्स की बात नहीं कर रहा जहां पर कुछ बैंक्स कोलैप्स हुई हैं, बट 98% केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो पैसा है बैंक्स के पास सेफ है। तो ये हुआ बैंक का तीसरा काम। चौथा काम जो बैंक्स हमें करती हैं वो है कि चूंकि ये बैंक्स जो है इंटरमीडियरीज होती हैं, तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करती हैं, एक इंटरमीडियरी की तरह काम भी करती हैं, और कई बार
ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक भी करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसी पॉइंट पे ही बिटकॉइन की फाउंडेशन है। क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स में चार्ज बैक्स होते हैं या रोल बैक जिसको कहते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, होने के बाद भी उसको रोल बैक किया जा सकता है। इनफैक्ट अप टू 120 डेज, 120 दिन तक भी ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि बैंक के ये 4 मेन फंक्शंस हैं। अब बैंक जो है पैसा भी कमाएगा, तभी तो वो उसकी कॉस्ट को रिकवर करेगा। तो कैसे वो पैसा कमाता है बैंक, उसके लिए हम जानते हैं पहली चीज कि बैंक जो है हर ट्रांजैक्शन पे या मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन पे तरह तरह की डिफरेंट टाइप्स की फीस लगाती है। जैसे कि अगर आपने नेफ्ट ट्रांसफर किया तो आपको एक नेफ्ट का नॉमिनल सा चार्ज लगता है। दूसरी चीज जो बैंक्स करती हैं वो ये करती हैं कि जितना भी हमने पैसा बैंक्स के अकाउंट में रखा है, हमें बैंक्स उसके बदले में रिटर्न में इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट जो होता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट पे हो, वो बहुत कम वैल्यू होता है और बैंक उसी पैसे का यूज करके हायर इंटरेस्ट रेट पे कंज्यूमर्स को, मेरे और जैसे आप सभी लोगों को पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है, तरह तरह के लोन्स देता है, जिसके जरिए वो इंटरेस्ट जो है वो अर्न करता है और ये एक तरह से उनका सेकंड जो है इनकम का जरिया होता है। तीसरी बात जो है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जितनी भी बैंक्स हैं उनको आरबीआई कंट्रोल करता है और आरबीआई जो है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो एक तरह से बैंक्स जो हैं वो हमारे पैसे को सेफ तो रख रही है, लेकिन हम उसके इंचार्ज नहीं है, हम उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो सारी मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो या तो आरबीआई डिसाइड करता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो बैंक्स हैं वो वैल्यू ऐड करती हैं सिस्टम में, लेकिन साथ ही में बैंक्स के होने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं या कुछ उसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए ही बिटकॉइन का जन्म हुआ था। एंड दैट इज व्हाई इफ आई हैव टू से कि बिटकॉइन को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो आई कैन से बिटकॉइन इज हियर टू रिप्लेस द बैंक्स, राइट। तो इसमें पहली चीज जो है कि बैलेंस जो है, अकाउंट का जो लेखा जोखा है, जो लेजर है, उसको सॉल्व किया गया है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन क्या होता है इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ब्लॉकचेन जो होता है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सेकंड जो चीज है, हमने बात करी बैंक्स जो है हमारे बैलेंस को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो उसको बिटकॉइन करता है सेकंड टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के जरिए सारा जो बैलेंस है उसको कोड्स में रखा जाता है। और तीसरी जो बात है कि हमारा पैसे के सेफ रखने की बात है, उसको भी बिटकॉइन जो है वो तीसरी टेक्नोलॉजी जिसको हम डिजिटल वॉलेट्स कहते हैं, उसके जरिए हमारे पैसे को बिल्कुल सेफ रखता है। और जो चौथी हमने बात करी थी कि जैसे बैंक्स जो है इंटरमीडियरीज हैं, डिस्प्यूट्स और रोलबैक्स करती हैं, बिटकॉइन में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिटकॉइन पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को नकारता है। हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में। तो अब तक हमने जितना सीखा बिटकॉइन के बारे में, चलिए उनको अपन समराइज करते हैं। तो पहली चीज तो हुई, बिटकॉइन के केस में किसी भी बैंक या किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए सेल्फ गवर्न है, खुद ही ऑपरेट होता है। इसमें किसी भी बैंक या थर्ड पार्टी या ट्रांजैक्शंस या इंटरमीडिएरीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात जो हमने समझी, चूंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, पीयर टू पीयर एक्सचेंज होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। और इसके 3 जो मेन कंपोनेंट हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल से बात करेंगे, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल वॉलेट। ये 3 जो इसके मेन कंपोनेंट हैं, उसके ऊपर ये पीयर टू पीयर एक्सचेंज, जिसका मतलब होता है कि 2 पार्टी, 2 लोग, 2 कंपनीज डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं और उसमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। जो भी बिटकॉइन को ओन करेगा वो फुल्ली इसके कंट्रोल में रहेगा। तीसरी बात, नॉन रिवर्सिबल एक्सचेंज। इसका मतलब यह है कि यदि एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है, आप मेरी बात को वापस सुनिएगा, अगर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। जब मैं आपको अगली वीडियोस में ये बताऊंगा, आपके साथ ये शेयर करूंगा कि ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं बिटकॉइन में, आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और चौथी बात जो बताना चाहूंगा बिटकॉइन के बारे में वो ये है कि सतोशी नाकामोटो नाम के कोई या तो व्यक्ति या कोई महिला या कोई कंपनी या कोई जो भी ये रहे हैं, इनकी जो आइडेंटिटी है अननोन है, लेकिन इन्होंने ही बिटकॉइन के ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करा था 2009 में। ब्लॉकचेन, डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टोग्राफी,
ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत पहले से 1990 या 1990 से एग्जिस्टेंस में हैं, कोई नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, लेकिन इन तीनों को कंबाइंड किया है और एक ब्यूटीफुल जो करेंसी का कॉन्सेप्ट जो किया था वो किया था सतोशी नाकामोटो ने। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सतोशी नाकामोटो ने एक ओरिजिनल पेपर लिखा था 2009 में, और वो 2009 में जो ये पेपर लिखा था इसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया है और उनकी आइडेंटिटी अननोन है। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जो भी ये व्यक्ति थे या कंपनी थे, वो नहीं चाहते थे कि ये जो सिस्टम है किसी के द्वारा भी कंट्रोल हो या गवर्न हो। ये एक ऑटोनोमस और एकदम सेल्फ गवर्निंग जिसको कहते हैं वो ये सिस्टम होना चाहिए। ये पेपर जो है ये मैंने खुद 20 बार पढ़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसका लिंक भी इस वीडियो में डालने वाला हूं, आप चाहें तो जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स भी इन्होंने यूज करी हुई हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं बिटकॉइन के बारे में जो कि मिसकंसेप्शंस हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, बिटकॉइन जो है इलीगल नहीं है। कोई भी फ्रीली लीगली बिटकॉइंस को ट्रेड कर सकता है, लेकिन बिटकॉइन जो है लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है जरा समझते हैं हम इस बात को। 500 रुपए के नोट पे जो लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं। तो आरबीआई गवर्नर ये बात को यहां पर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये 500 रुपए के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मैं बैंक्स के पास जाता हूं और कहता हूं कि भाई मुझे इसके बदले में आप करारा नोट दीजिए, तो बैंक्स जो है मुझे वापस से करारा नोट देती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे नोट नहीं दिया है, उस नोट के पीछे छिपी हुई वैल्यू दी है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। यदि कल को आपके बिटकॉइन चोरी हो जाते हैं तो उसके लिए आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट आप उसको दर्ज नहीं करेगी क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक तरह से लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिटकॉइन को ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। आप फ्रीली लीगली बिटकॉइन को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक पूरा बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि बिटकॉइन की कीमत अभी 35 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो आप बिटकॉइन की छोटी जो इकाइयां हैं उसमें आप खरीद सकते हैं। जैसे कि रुपए की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो एक पैसा होती है, उसी तरह से बिटकॉइन की एक सबसे छोटी इकाई होती है 1 सतोशी, एक सतोशी जो उसके ओरिजिनेटर पे रखी गई है। 100 मिलियन सतोशी मिलकर के एक बिटकॉइन बनता है। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और केवल 21 मिलियन बिटकॉइन पूरे इस सिस्टम में रहेंगे। अभी तक 18 मिलियन प्लस जो बिटकॉइंस हैं वो इस सिस्टम में रिलीज हो चुके हैं और ये प्रेडिक्शन है कि बाय 2040 ऑल 21 बिटकॉइंस विल बी रिलीज। तो दोस्तों अब आपके लिए एक होमवर्क है। आपको करना यह है कि आपको गूगल पे जाना है और यह पता करना है कि बिटकॉइन की सबसे हाईएस्ट प्राइस आज तक इंडियन रुपीस में क्या रही है और आप उसको कमेंट्स में डालिए। आप ये होमवर्क करेंगे तो आप जाकर और भी कुछ चीजें बिटकॉइन के बारे में सीखेंगे। मेरा केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे भेजें, यूट्यूब पे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में मैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।